बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही पहचान में आ जाते हैं, मगर क्या हो जब पूत के पाँव नजर ही ना आए। यकीन मानिए, जिंदगी और ऊंट कब किस करवट बैठ जाए किसी को नहीं पता होता। और किशोर दा का जीवन तो इस कथन से बिल्कुल भी अछूता नहीं था। आवाज के जादूगर किशोर कुमार बचपन में बेसुरे भी थे, ये भला कौन मानेगा, मगर ये सच है। उनकी कर्कश आवाज तो थी ही, और साथ ही साथ उनके गले से लगातार खांसने जैसी आवाज भी आती थी। आलम क्या था इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किशोर दा के परिवार वालों को एक समय में डर सताने लगा था कि बच्चे को कोई गंभीर बीमारी जैसे कि टीबी वगैरह है। हालांकि ऐसा था नहीं, मगर इतना जरूर था कि शायद उस समय अगर कोई भी उनकी आवाज़ सुनता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि भविष्य में ये बेसुरा बच्चा ऐसा गाएगा कि सदियों तक उसके गाए गीत लोगों के होठों से ताजी चाशनी की तरह चिपके रहेंगे। मगर फिर एक दिन सब बदल जाता है। साल होगा 1934। ये दिन भी 5 साल के किशोर कुमार के लिए एक आम दिन जैसा ही था। उनकी शरारतें हमेशा की तरह जारी थी। किसी वजह से वे भागते हुए रसोई की तरफ गए और वहां रखी चाकू पर उनका पैर पड़ गया। पैर इतने गंभीर रूप से कटा कि उस पर टाके लगवाने पड़े। ये वो दौर था जब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन जैसी दवाइयाँ इतनी आम नहीं हुआ करती थी। नतीजन किशोर दर्द से चीखते रहते। जानने वाले बताते हैं कि उस दौरान वे दिन में 17 घंटे रोते थे। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चला। रोने की वजह से उनके दर्द में तो कोई आराम नहीं हुआ, मगर एक चमत्कार जरूर हो गया। उनके चीख कर रोने की वजह से उनकी आवाज़ खुल गई और वो पुरानी बेसुरी और कर्कश आवाज़ अब गायब हो चुकी थी। मगर किशोर कुमार का बस आवाज़ खुल जाने की वजह से ही गायकी की तरफ झुकाव नहीं हुआ। पूत के पाँव हल्के से ही सही, मगर पालने में नज़र तो आए थे। मसलन किशोर जब भी अपनी माँ से खाना मांगते तो वे किसी न किसी लय में गा कर ही मांगते थे। 7 साल की उम्र तक बंगाली म्यूजिक ड्रामा का उन्हें शौक हो चला था। इसके इतर उन्हें मिमिक्री का भी बड़ा शौक था। जानवर और चिड़ियों की आवाज़ की नकल तो वे मज़े मज़े में कर लिया करते थे। मगर सबसे पहले उन्हें गायकी सिखाने वाली उनकी बड़ी बहन सती रानी थी। हालांकि उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने पहली बार रेडियो पर के.एल. सहगल की आवाज़ सुनी। के.एल. सहगल के गीतों ने उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा। किशोर तो इसके बाद बस रेडियो से ही चिपके रहते। वे के.एल. सहगल के गानों को सुनते और उनकी गायकी की नकल यानी उन्हें मिमिक करते। उन्होंने इस हद तक उनके गानों की प्रैक्टिस की कि कई बार तो उनसे गीत सुनने वाले मेहमान उनकी तारीफ में ये तक कह देते थे कि खोका, तुमने के.एल. से भी बेहतर गाया है। के.एल. और किशोर के बीच जाने अनजाने ही गुरु द्रोण और एकलव्य जैसा संबंध स्थापित हो गया था, जहाँ गुरु साक्षात रूप में मौजूद तो नहीं थे, मगर उनका शिष्य उनकी प्रेरणा भर से महानता की ओर कदम बढ़ाने लगता है। के.एल. सहगल के रूप में किशोर को एक ऐसा ही गुरु मिल गया था। इन सब के इतर किशोर के साथ कुछ ऐसा घटने लगा जो हम सब के साथ बचपन में कभी ना कभी मेहमानों के आने पर हमारे माता पिता हमसे करवाया करते थे। आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस। किशोर दा के पिता कुंजी लाल ने घर आए मेहमानों के सामने किशोर को गवाना शुरू कर दिया। तब चुलबुले किशोर दा ने इस आपदा को अवसर में बदलने की ठानी। उन्होंने इसके लिए पैसे की डिमांड शुरू कर दी। हालांकि उनकी गायकी मेहमानों के लिए कितनी महंगी साबित होगी ये गाने के टफनेस लेवल पर डिपेंड करता था। जैसे कि अपने बड़े भाई अशोक कुमार के गाने की नकल करने पर मेहमानों की जेब से 4 आने जाते थे, जबकि गुरु के.एल. सहगल के गीतों के लिए 1 रुपए तक चार्ज किया जाता था। देखा जाए तो किशोर दा की उनकी कला की बदौलत कमाई जाने वाली यह पहली रकम थी। मगर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्सा तो वो है जब किशोर दा ने किसी फिल्म में पहली बार गाया था। उनकी बतौर प्लेबैक सिंगर पहली फिल्म कौन सी थी, इसको लेकर भी लंबी बहस होती है। और क्या था वो किस्सा जब फिल्मी जगत के सामने किशोर कुमार जैसे काबिल कलाकार ने पहली बार गाना गाया था। उन्हें उनकी पहली फिल्म बतौर गायक मिली कैसे, सब जानेंगे मगर अगले एपिसोड में। धन्यवाद।